नमस्कार। आज 1 जनवरी 2026 है और साल की शुरुआत एक बड़े जियोपॉलिटिकल तूफान के साथ हुई है। बिल्कुल। चीन और जापान जो दशकों से एक नाजुक संतुलन बनाए हुए थे, वो अब आमने सामने खड़े हैं। हाँ, और हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो दिखाती हैं कि ये संकट कोई रातों रात नहीं खड़ा हुआ। तो चलिए इस डीप डाइव में पता लगाते हैं कि ये चिंगारी आखिर लगी कहाँ से। इसकी शुरुआत हुई 7 नवंबर 2025 को। जापानी प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के एक बयान से। हाँ, और वो कोई मामूली बयान नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर नेवल ब्लॉकेड यानी नौसैनिक नाकाबंदी की तो ये जापान के लिए एक अस्तित्व के लिए खतरा होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस एक लाइन ने जापान की दशकों पुरानी रणनीतिक अस्पष्टता की जो पॉलिसी थी उसे खत्म कर दिया। ये पहली बार था। ये पहली बार था जब किसी मौजूदा प्रधानमंत्री ने इतने खुले तौर पर यह संकेत दिया कि ताइवान की रक्षा के लिए जापान सैन्य दखल दे सकता है। बीजिंग के लिए ये एक रेड लाइन पार करने जैसा था। और फिर ये तनाव सिर्फ शब्दों तक नहीं रुका, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओसाका में जो चीन के महावाणिज्य दूत थे ज़्यू जियान, उन्होंने तो सोशल मीडिया पर एक तरह की धमकी ही पोस्ट कर दी थी। हाँ, जिसे प्रधानमंत्री ताकाइची के खिलाफ एक सीधी धमकी के तौर पर देखा गया। और जब चीन ने उन पर कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया तो फिर राजनयिक रिश्ते ही टूट गए। बिल्कुल, उच्च स्तरीय डिप्लोमेटिक संबंध सस्पेंड कर दिए गए। तो एक तरफ ये हो रहा था और दूसरी तरफ सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ रही थीं। चीन का वो विशाल सैन्य अभ्यास जस्टिस मिशन 2025, हाँ, जिसमें ताइवान की पूरी नाकाबंदी की प्रैक्टिस की गई। और इसमें एक नई बात थी। पहली बार चीन ने अपनी नेवी के साथ वो चाइना कोस्ट गार्ड को पूरी तरह से इंटीग्रेट करके इस्तेमाल किया। अच्छा, तो ये एक बड़ा सिग्नल था। तो जापान की प्रतिक्रिया क्या थी? जापान की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तेज थी। उन्होंने 9 ट्रिलियन येन का एक रिकॉर्ड रक्षा बजट पास किया। 9 ट्रिलियन येन, ये एक बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि बजट का एक बड़ा हिस्सा, करीब 970 बिलियन येन, स्टैंड ऑफ मिसाइलों के लिए है। जैसे वो टाइप 12 मिसाइलें जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि अब जापान के पास चीनी मुख्य भूमि के अंदर के ठिकानों पर हमला करने की क्षमता है। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। तो एक तरफ सैन्य तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ चीन ने आर्थिक दबाव भी बनाया। हाँ, चीन ने अपनी क्लासिक रणनीति अपनाई। उन्होंने जापानी समुद्री भोजन के आयात पर फिर से पूरा बैन लगा दिया, जिससे जापान के स्कैल्प उद्योग को भारी नुकसान हुआ था। बहुत ज्यादा। और साथ ही चीनी एयरलाइंस ने जापान के लिए उड़ानें रद्द कर दी, जिससे टूरिज्म सेक्टर पर भी असर पड़ा। ये उनकी वही रणनीति है, बंदर को डराने के लिए चिकन को मारना। एकदम सही। और इस सब के बीच में अमेरिका का एक बहुत ही अजीब बयान आया। हाँ, जब राष्ट्रपति ट्रंप से चीन के अभ्यास के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, नहीं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। इस बयान ने तो टोक्यो में खलबली मचा दी होगी। इसने जापान के संकल्प को और मजबूत कर दिया कि उन्हें अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा और अपनी जवाबी हमला क्षमताओं को और तेजी से विकसित करना होगा। तो अब हम कहाँ खड़े हैं, ये सब क्या दिखाता है? देखिए, ये दिखाता है कि हम कोल्ड पॉलिटिक्स, हॉट इकोनॉमिक्स वाले दौर के अंत को देख रहे हैं, जहां राजनीतिक रिश्ते ठंडे होने के बावजूद आर्थिक संबंध चलते रहते थे। हाँ, अब वैसा नहीं है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा आर्थिक संबंधों पर हावी हो गई है और ताइवान इस नए टकराव का एक तरह से केंद्र बन गया है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब दशकों पुरानी कूटनीतिक अस्पष्टता खत्म हो चुकी है और दोनों पक्ष सैन्य रूप से एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, तो अब अगली कोई छोटी सी अनजाने में हुई झड़प को एक पूर्ण संघर्ष में बदलने से कौन सी चीज रोकेगी? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है।